नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं आज एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्रकार्य, दैट मींस की फंक्शन। और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि प्रकार्य क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसकी विशेषताओं पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। आसान से आसान और व्यवहारिक रूप से समझने का हम प्रयास करेंगे ताकि दोबारा आपको ना लेक्चर देखना पड़े और ना ही किसी किताब में इस टॉपिक को पढ़ना पड़े और आसानी से आप इस टॉपिक को लाइफ टाइम याद रख पाओगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। और आगे बढ़े उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो सेशन है दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 15 होने जा रहा है आज, अर्थात कि इससे पहले 14 सेशन हमारे हो चुके हैं। इस पूरे सब्जेक्ट को जो है टॉपिक वाइज टॉपिक हम ले रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। ठीक है ना। तो नए छात्र हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट जब आप विजिट करेंगे तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अपलोड किए गए हैं, लिंक डाल दी गई है जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। इसी प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके लिए कवर किए जा रहे हैं। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, ये विषय सूची है, अर्थात कि सिलेबस है आप लोगों का। सिलेबस, जिस सिलेबस को मैं फॉलो करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये यूनिट वाइज आपका चल रहा है और यूनिट में भी टॉपिक वाइज में सेशन ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक उठा लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि चैप्टर वाइज चैप्टर। आपका कोई सा भी चैप्टर बीच में छूटेगा नहीं। डिटेल क्लासेस का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि हर एक टॉपिक पर एक सेशन लिया जाए। ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट में भी मात्र एक टॉपिक और बचेगा। सेकंड यूनिट में लेक्चर नंबर माफ कीजिएगा, टॉपिक नंबर 7 हम आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रकार्य। ठीक है। तो सेकंड यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बचेगा आपका, उसके बाद थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं 5 यूनिट तक का पूरा सिलेबस है और सभी टॉपिक है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार और आप लोगों को याद दिला दूं, लेक्चर कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इसी वीडियो की, और वहां से इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से रिवीजन लगा पाए। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत बात करेंगे हम कि आज के इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम 5 पॉइंटों के माध्यम से ये टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रकार्य की व्याख्या, अर्थात कि प्रकार्य का परिचय, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद परिभाषा देखने वाले हैं। उसके बाद उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रकट और अप्रकट परिवारों प्रकार्य, माफ कीजिएगा, प्रकट प्रकार्य क्या होता है और अप्रकट प्रकार्य क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट है और ये पांचों पॉइंट से जब बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित बनेगा ना, इन 5 पॉइंटों के अंतर्गत ही बनेगा। इससे बाहर संभव ही नहीं है कि कोई प्रश्न बाहर चला जाए एग्जाम में आपके। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक टॉपिक को क्लियर करना प्रारंभ करते हैं। ये टॉपिक संबंधित एक प्रश्न है, इसको पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अंदर रिविजन लगाना। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले लेते हैं व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक संगठन की धारणा या विचार से संबंधित होती है। क्या कहा जा रहा है? प्रकार, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। मैं थ्योरेटिकल रूप से समझाने के बाद में आपको मैं व्यवहारिक पक्ष भी इसका समझाऊंगा ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से आपके अंदर प्रवेश कर जाए, आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी टॉपिक को आप समझते हो, ऐसा नहीं है कि यार पहले ही टॉपिक में और पहले ही कॉन्सेप्ट में आप पूरा टॉपिक समझ जाओ, तो वो भूलना भी उसी स्पीड से होता है, उसी स्पीड से भूल जाते हो आप लोग। इसलिए हर टॉपिक की एक स्टेप होती है, उसके अनुसार समझोगे तो कभी उस टॉपिक को भूलोगे ही नहीं, और बल्कि जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे ना तो उसको और विस्तार से लिख पाओगे। ठीक है। तो समझते चलिएगा, खाली सुनिए और नोट डाउन कुछ नहीं करना है आप लोगों को। नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना। तो नोट्स रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट ही है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इतनी शॉर्ट भी नहीं है कि आपके लिए कंटेंट कम हो जाए। एग्जाम के लिए कंटेंट भी कम नहीं होगा। चलिए, प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक संगठन की धारणा या विचार से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है? जो प्रकार्य है यह कहीं ना कहीं समाज के संगठन से संबंधित होता है। ठीक है। और ये जो धारणा है, कौन सी? प्रकार्य वाली जो धारणा है या अवधारणा है, इसकी जो शुरुआत हुई है वह 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से मानी जाती है। और 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से यह अवधारणा या प्रकार्य जैसी धारणा क्रमशः या स्पष्ट रूप से बढ़ती ही आ रही है, जो आज तक उसमें प्रगति होती आ रही है। क्लियर है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकार्य है, प्रकार्य की जो अवधारणा है यह समाज से डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से समाज से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई इस धारणा की? तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से। क्लियर? तो इस अवधारणा को प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य है भाई, इस अवधारणा, ये अवधारणा चूंकि आई किसी विद्वान के द्वारा, अब इनके आने के बाद में इस अवधारणा का एक्चुअल में उद्देश्य क्या था जो ये इतनी प्रचलित हो गई समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इतनी प्रचलित होने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि समाज में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सत्यता के आधार पर परिभाषित किया जा सके। क्या कहा जा रहा है कि इस अवधारणा अर्थात कि प्रकार्य का सामाजिक क्षेत्र में आने का प्रमुख जो उद्देश्य था वो यह था कि समाज में जो निरंतर समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को परिभाषित किया जा सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको सुरक्षित रखा जा सके या समाज की व्यवस्था को आसानी से और सत्यता के आधार पर समझाया जा सके। समाज में जो कार्य स्वीकृत हो, ध्यान सुनिएगा, जो स्वीकृत हो, जो मान्य हो और जो समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो उनको ही प्रकार्य कहा जाता है। अगर हम आसान शब्दों में बात करें कि प्रकार्य एक्चुअल में क्या होता है, तो समाज में वो सभी कार्य जो समाज में स्वीकृत हो, मतलब समाज के द्वारा उनको नकारा ना गया हो बल्कि समाज में उसे एक्सेप्ट किया गया हो, वो सभी कार्य, और साथ ही साथ में वो कार्य जो समाज की अपेक्षा हो या समाज उन कार्यों को करना चाहती हो, तो ऐसे कार्यों को ही हम फंक्शंस के रूप में जानते हैं या प्रकार्य के रूप में जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत बात करें तो प्रकार्य वे कार्य होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो प्रकार्यों के माध्यम से या प्रकार्यों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाया रखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक परिभाषा मात्र हम इसके अंतर्गत देखेंगे, वो है रेडक्लिफ साहब की। रेडक्लिफ की परिभाषा है और एकमात्र ये परिभाषा है जो आपको पढ़ने में भी अच्छी लगेगी और जो प्रकार्य के वास्तविक अर्थ को भी दिखाने में सक्षम है, क्षमता है इसके अंदर। क्या कहा जा रहा है रेडक्लिफ साहब के द्वारा? किसी सामाजिक तत्व का प्रकार्य, अब इसको आसान तरीके समझिए। क्या कहा जा रहा है कि किसी सामाजिक तत्व का मतलब कि किसी समाज के अंतर्गत प्रकार्य जो होता है ना, वह उस तत्व का वह योगदान होता है जो कि वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन में आता है। कहने का मतलब सामाजिक तत्व का प्रकार्य मतलब कि प्रकार्य एक ऐसा कार्य होता है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से समाज में आता है। बात समझ आई? रेडक्लिफ के अनुसार जो प्रकार्य की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अनुसार उनका कहने का अर्थ सिंपल शब्दों में समझे तो यही है कि ये जो प्रकार्य है वो ऐसे कार्य है या ऐसे तत्व है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा, जब वो मनुष्य क्रियाशील होते हैं समाज के अंदर, तो उस क्रियाशीलता के साथ में वो समाज में प्रवेश करते हैं, उसको ही प्रकार्य कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंदी नहीं है, आसान एकदम इजी है यार, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि समझने में कहीं पर कोई समस्या आए। चलिए एक एक करके मात्र 5-6 बिंदु हम इसमें देखने वाले हैं इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। तो क्या विशेषता है? देखिए ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जहां आपने व्याख्या सुनी, व्याख्या के आगे का चरण है आपकी परिभाषा। जब व्याख्या को आपने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया, उसके बाद जब परिभाषा समझोगे तो आपका प्रकार्य को लेकर के आपका दृष्टिकोण और स्पष्ट हो जाएगा। और उसी तरह से जब आप प्रकार्य की विशेषताओं को जब आप पढ़ने वाले हो ना, तो प्रकार्य के बारे में जो दृष्टिकोण था आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और जब हम प्रकारों पर आएंगे उसके बाद में जब हम उसके अंतर देखेंगे तो ये टॉपिक आपका
पूरी तरह क्लियर होगा, लेकिन क्लियर किस तरह होगा कि एग्जाम में फिर वो चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा करके आपको दे दे, आप उसका आंसर सटीक रूप से करके आओगे। चलिए पहली विशेषता लेते हैं। पहली विशेषता है कि प्रकार्य वे क्रियाएं होती है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे। फंक्शंस आर दोस एक्टिविटीज विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की नीड को पूरा करती हो। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि प्रकार्य सामाजिक इकाइयों के वे अच्छे कार्य होते हैं। अब चूंकि कार्य तो अच्छे ही होंगे समाज में, क्यों? क्योंकि ये वही कार्य है जिनको समाज ने एक्सेप्ट किया है। वो समाज किसी बुरे कार्य को एक्सेप्ट क्यों करेगा भला, है ना? तो समाज के द्वारा जो कार्य एक्सेप्ट किए गए हैं वो अच्छे कार्य होंगे। तो यहां पर कहा गया कि प्रकार्य समाज के या समाज की इकाइयों के वो अच्छे कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रकार्यवाद समाज को उन विभिन्न इकाइयों का योग मानता है जिसमें प्रत्येक का कार्य निश्चित एवं निर्धारित होता है। ठीक है, प्रकार्य का कार्य क्या होता है? निश्चित और निर्धारित कार्य होता है। अब ये जो पद वाली बात थी, निश्चित वाली बात थी, ये कल वाले टॉपिक में आपने और भली बातें समझा होगा, है ना, कि किस तरह से समाज में प्रत्येक इकाई का पद निर्धारित होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो यहां पर अब चूंकि जो इकाई है वो अब समाज की एक इकाई में प्रकार्यवाद क्या है? प्रकार्यवाद भी तो समाज की एक इकाई ही है। तो जैसे कि समाज की अन्य इकाइयों का पद निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है और निश्चित होता है, उसी प्रकार से प्रकार्यवाद का पद भी निर्धारित है समाज के अंदर। ठीक है ना? जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था मकान का, तो मकान में जब एक बिल्डिंग का निर्माण होता है तो किस ईंट का कहां पर लगना होता है ना, उसमें जो लोहा है, कंक्रीट है, सीमेंट है, कहां कहां पर किस तरह लगेगा, वो उसका जो स्थान है वो निर्धारित है, निश्चित है, तभी कहीं जाकर के वो बिल्डिंग का रूप लेगी। अन्यथा नहीं तो ईंट, सीमेंट या जो भी मटेरियल लगता है उन सबका जो अगर ढेर लगा दिया जाए तो वो बिल्डिंग का रूप तो नहीं लेगा। बस समझ रहे ना? तो प्रकार्यवाद का स्पष्टता कहना यही है कि प्रकार्यवाद के अंतर्गत समाज में जो है प्रत्येक इकाई का अपना स्थान निर्धारित होता है, निश्चित होता है। इसी तरह से प्रकार्य का भी होता है। ठीक है, इसमें वही कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनको समाज या समूह मान्यता देता है। ठीक है, इसमें वही कार्य इंक्लूड किए जाते हैं, वही वर्क इंक्लूड किए जाते हैं जिनको सोसाइटी या ग्रुप जो है परमिशन देता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं। जी हाँ, है ना, और जो विभिन्न संस्कृतियों को जन्म देते हैं। हर समाज में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर ही उस समाज की संस्कृति का जन्म होता है। तो इसी तरह से प्रकार्य भी संस्कृति को जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकार्य भी एक प्रकार से समाज का रीति रिवाज ही है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रकार्य के माध्यम से भी संस्कृति का जन्म होता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम देखेंगे प्रकट और अप्रकट प्रकार्य को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इजी कॉन्सेप्ट है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट प्रकार्य या जो है फंक्शंस क्या होते हैं, जरा एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकट प्रकार्य क्या होता है। बार बार परिवार नाम निकल रहा है, शब्द निकल रहा है मुंह से। एक्चुअल में क्या प्रकार्य जैसे शब्द है थोड़े से डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बार बार रिपीटेशन होता नहीं जुबान पर, है ना। क्या पता कब इसका जुबान पर ये वाला वर्ड आया होगा, प्रकार्य वाला। फंक्शंस बेसिकली आते रहते हैं और यही मेरा एक रीजन ये भी है, मैं बार बार बोलता हूँ ना आप लोगों को कि ये एक तरफ इंग्लिश का कंटेंट देने से आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में जो आसानी से याद नहीं रखे जाते, उनको एक बार साथ साथ में अगर इंग्लिश में भी पढ़ लोगे ना तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिन्हें आप इजीली याद रख पाओगे, वो कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, वो साथ ही साथ में आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी के साथ में इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो जब बार बार पढ़ोगे ना, रिपीटेशन होगा तो अपने आप इंग्लिश भी आपको समझ आने लगेगी और आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा इजी हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट में यही चलने वाला है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी के तो में चल ही रहा है, जियोग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट में अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही कंटेंट मिलेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकट प्रकार की मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैनिफेस्ट फंक्शंस को जो है यहां पर बताया है किसने, मर्टन साहब ने। तो मर्टन के अनुसार हम कह सकते हैं प्रकट प्रकार, हाँ एक गलती मत कर दीजिएगा, मर्टन की परिभाषा प्रकार की परिभाषा में मत रख दीजिए, नहीं तो पता चले कि यार सर ने आप मर्टन की परिभाषा पढ़ाई थी। तो मर्टन साहब ने प्रकट प्रकार को बताया है और अप्रकट प्रकार को बताया है, ना कि प्रकार की परिभाषा दी है। ठीक है, वहां पर रेड क्लिप्स आपको देखा था, तो रेड क्लिप की ही परिभाषा को वहां व्याख्या में लिखिएगा। बाकी प्रकट और अप्रकट प्रकार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये मर्टन के अनुसार ही इसको हम पढ़ेंगे। तो मर्टन का कहना है, ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ने में ही क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक, लैंग्वेज इतनी ईजी है। सामाजिक इकाइयों के कुछ कार्य बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। क्या कहा जा रहा है, समाज की जो इकाइयां हैं उनके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाए, तो बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो वो एक्चुअल में बाहर से दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे समाज के कुछ कार्य होते हैं, समाज की इकाइयों के ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं और उनके परिणाम भी प्रायः निश्चित होते हैं कि कौन सा कार्य करने पर क्या परिणाम होगा, ये निश्चित होता है। ऐसे कार्यों को मर्टन ने प्रकट प्रकार की संज्ञा दी है। क्लियर, प्रकट प्रकार वे कार्य होते हैं जो सामान्य जनमानस के कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तथा जिन्हें बाहरी तौर पर जाना जा सकता है। इन्हें मर्टन गोचर प्रकार भी कहते हैं। गोचर प्रकार, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, प्रकट प्रकार और गोचर प्रकार एक ही है मर्टन के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि प्रकट प्रकार मर्टन के अनुसार क्या होता है, जिन्हें हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जिन्हें हम बाहरी रूप से अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है, उसको हम प्रकट प्रकार कहेंगे। इसी प्रकार से अप्रकट प्रकार की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिए, एकदम इसका अपोजिट कर दीजिए। अप्रकट प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसे कार्य, समाज की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और ना उनके परिणाम निश्चित होते हैं। तो जब परिणाम निश्चित नहीं होंगे तो पूर्व कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। तो ऐसे प्रकारों को मर्टन ने क्या कहा, अप्रकट प्रकार कहा है। अप्रकट कार्य व्यक्तियों द्वारा इच्छित भी नहीं होते हैं, मतलब ये ऐसे कार्य है जो व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार नहीं होते, कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, अप्रकट प्रकार। ठीक है, लेकिन हाँ जो कार्य हम कर रहे हैं और पता है कि यही कार्य होगा तो उसे हम प्रकट प्रकार कहेंगे। बात समझ आई। इन्हें अंतर्निहित प्रकार भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, अप्रकट का दूसरा नाम है अंतर्निहित प्रकार, क्योंकि ये इस जो प्रक्रिया होती है ये अंदर ही अंदर होती है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, इसमें हम बात करेंगे कुछ पॉइंटों के माध्यम से इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पॉइंट नंबर 5 पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं कि प्रकट प्रकार द्वारा, अब एक बात और सुनिए, अब दोनों पक्ष आपने देखे, सबसे पहले आपने प्रकार को समझा, उसके बाद उसकी परिभाषाओं को देखा, उसके बाद आपने 5 पॉइंटों के माध्यम से विशेषताओं को देखा, फिर आपने प्रकट और अप्रकट प्रकारों को अलग अलग समझा। अब इतना पढ़ने के बाद में अब अगर एग्जामिनर आपसे बोल दे दोनों में अंतर बताइए, तो आप इजीली अंतर बता पाओगे, यकीन रखिए अपने आप पर, इजीली अंतर बता पाओगे। इसमें अब आपके मस्तिष्क में क्लियर हो चुका है कि यार प्रकार क्या है, कि समाज की गतिविधि है, समाज की प्रक्रिया है। और इसके अलावा अब इसमें भी 2 पक्ष बताए गए हैं मर्टन के द्वारा। क्या बताया गया है कि भाई एक प्रकट होता है, एक अप्रकट होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस 5-6 पॉइंट आप इजीली लिख दोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंटेंट दे रहा हूं आपको, निश्चिंत रहे। क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान सुनना। प्रकट प्रकार द्वारा प्रकट प्रकारों की ही उत्पत्ति होती है। मतलब ये कि यदि आप समाज के अंदर कोई कार्य करने बैठ रहे हैं और आपको पता है कि इस कार्य को करने से यह परिणाम होगा, तो आपने जो कार्य किया वो कैसा कार्य था, प्रकट प्रकार था। समझिएगा, है ना, प्रकट प्रकार था। और उसके द्वारा जो परिणाम मिला, मतलब कौन से उत्पत्ति जो हुई,
वो कौन से परिणाम होंगे, वो भी प्रकट प्रकार्यों के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं अप्रकट प्रकार्यों की, तो अप्रकट प्रकार्य वो घटनाएं होती है जो अचानक से घटित हो जाती है। करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और जाता है, उसी को हम अप्रकट प्रकार्य कहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कार्य करने तो कुछ बैठे थे समाज में, लेकिन हो कुछ उल्टा ही गया जो आप नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अप्रकट प्रकार्य है, जो नहीं चाहते थे, जो हो गया, वह प्रकट प्रकार्यों का ही परिणाम होता है। करने तो आप वही बैठे थे ना जो आप चाहते हो। जैसे आप किताब उठाते हो, पढ़ने बैठते हो, किस लिए, किस उद्देश्य से? याद करने के उद्देश्य से, उस टॉपिक को समझने के उद्देश्य से। पढ़ने के बाद भी जो है वो समझ नहीं आ रहा है और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो जो दिमाग में चल रहा है वह अप्रकट प्रकार्य हो जाएगा। और किसका परिणाम है? वो प्रकट प्रकार्य का। क्यों? आपके हाथ में किताब है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, और अगर फोकस के साथ पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा, तो वो पहली कैटेगरी में आ जाएगा प्रकट प्रकार्यों में। बात समझ आ रही? तो दोनों में एक ये डिफरेंस होता है कि प्रकट प्रकार्य प्रकट प्रकार्यों की ही उत्पत्ति है, जबकि अप्रकट प्रकार्य प्रकट प्रकार्यों की उत्पत्ति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, प्रकट प्रकार्य को बाहरी तौर पर जाना जा सकता है या देखा जा सकता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य को बाहरी तौर पर देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आंतरिक प्रक्रिया है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है, प्रकट प्रकार्य की स्थिति, प्रेरणा या परिणाम आदि जाने पहचाने होते हैं। अब चूंकि कोई कार्य करने से परिणाम आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, भाई किताब उठा करके पढ़ने से आपको पता है कि वो याद हो जाएगा, तभी तो आप करते हो। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जो कार्य आप करने बैठ रहे हो प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत, वो उसका परिणाम आप पहले से जानते हो। इसीलिए कहा गया है यहां पर कि इसकी प्रेरणा, परिस्थिति, स्थिति या कहें कि परिणाम जो है पहले से जाने पहचाने होते हैं। लेकिन अप्रकट प्रकार्य चूंकि आकस्मिक घटनाएं होती है, तो ये पहले से जानी पहचानी नहीं होती। इसका आगे का बिंदु देखें तो प्रकट प्रकार्य से सामान्य जनता के निश्चित व विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सामान्य जनता मतलब समाज, है ना। तो प्रकट प्रकार्यों से समाज के अंदर समाज के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है, लेकिन अप्रकट प्रकार्य ऐसा नहीं करते। उनके माध्यम से कोई उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि अचानक घटित घटनाओं के कारण समाज का नुकसान जो है संभवतः नुकसान ही होता है। अगला बिंदु है आपका, प्रकट प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा इच्छित होते हैं। ठीक है, समझ चुके आप लोग। प्रकट प्रकार्य इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार्य इच्छित नहीं होते। जो सोचा था वो नहीं, बल्कि आकस्मिक घटना। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इन 5 पॉइंटों के माध्यम से पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ है, क्योंकि कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ था नहीं यार, जहां पर और ज्यादा समय लेकर के एक्सप्लेन करने की जरूरत हो। इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि जो कंटेंट मैंने दिया है ना, इसको जरूर संभाल के रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास बाद में कमेंट आती है कि सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है। यार देखिए, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, मेरे पास में कुछ स्टोर नहीं होता, इतना कहाँ पर रखूंगा मैं। सब लेक्चर वगैरह नहीं, सब नोट्स वगैरह मैं जैसे ही बनता है ना, वैसे हैंड टू हैंड में इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में मेरे पास जो रिकॉर्ड होता है वो चला जाता है, क्योंकि इतने स्पेस नहीं है मेरे पास भी कि मैं सबको संभाल के रख पाऊँ। तो इसलिए कोशिश किया करें आप लोग कि जो नोट्स आपको, जो लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका सीरियल वाइज जो है सभी के नोट्स संभाल कर रखें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको ये नोट्स ही हेल्प करते हैं। ये नोट्स को ही ढूंढते हो आप लोग। और ये नोट्स दोस्तों ऐसे है कि एक सब्जेक्ट का रिवीजन ना, सभी नोट्स अगर आपके पास में होंगे ना, तो सभी नोट्स का रिवीजन, एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो है, आप मुश्किल से 4-5 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है आप लोगों का। समझ रहे हो। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी यदि जो आप पढ़ना चाहेंगे ना, तो 5-6 बार उसका रिवीजन लगा लोगे। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को 5-6 बार एग्जाम में, पहले तो आपने अच्छे समझ लिया लेक्चर के माध्यम से, और बाद में 5-6 बार अलग से पढ़ कर जा रहे हो, तो सोचिए कितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप, कितना कॉन्फिडेंस होगा उस सब्जेक्ट को लेकर के आपका। चलिए, नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा, लेक्चर नंबर 16 जो होगा, उस पर हम बात करेंगे परिस्थिति की एवं भूमिका की, स्टेटस और रोल। ठीक है ना। नए छात्र है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, ताकि आप अच्छे से रिवीजन लगा पाए। और साथ ही साथ में इसी सेशन की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको जो
सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपको आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। गलती से भी कॉल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और उनको ब्लॉक करना पड़ता है, मजबूरी है यार, क्योंकि इतनी घंटी अगर मोबाइल की बजेगी तो फिर मैं बाकी आपके ये नोट्स बनाना और लेक्चर लेना ये सब काम कब करूंगा। तो एक दो स्टूडेंट या 10-20 स्टूडेंट तो है जिनको हैंडल किया जा सकता हो, 1.5 लाख स्टूडेंट है यार, कैसे पॉसिबल नहीं है ना। अभी फिलहाल 1,40,000 स्टूडेंट अभी फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर है जब मैं आपका ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो अब ऐसे में सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद में थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही मेरे पास समय मिलता है तो मैं खोलकर देखता हूँ, आपको रिप्लाई जरूर मिलता है, ठीक है ना। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि आपको डेली लिंक मिलती रहे हमारे सेशन की, जो जैसे ही क्लास हुई और आपको पास में ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ क्लास हो चुकी है, और फर्स्ट से आपको लिंक मिल जाए ताकि कोई क्लास छूटे नहीं आपकी, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। अब टेलीग्राम ग्रुप को ही क्यों, व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों अब तक फुल हो चुके हैं। पिछले साल मैंने 3 ग्रुप लॉन्च किए थे, बीए फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड का अलग और थर्ड ईयर का अलग, तो तीनों ही ग्रुप अब तक पूरी तरह फुल हो चुके हैं। उसमें स्पेस नहीं है कि कोई नया जो है स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है इसमें अभी काफी स्पेस है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें चूंकि सभी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सभी का एक साथ ही ग्रुप बना दिया गया है, सबकी लिंक यहीं पर इसी ग्रुप में मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, अंतिम रूप से बोलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।